Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. ठाकरे सरकार को झटके पे झटका लग रहा है. It seems things are not quite all right as far as Mr. Uddhav Thackeray government is concerned, because Mr. Uddhav Thackeray government is quoting controversy after controversy. Now he may claim that the central agencies are running a virtual witch hunt against this government, but the fact remains that your MLA, your ministers, your leaders are giving them chance to create this kind of a controversy. So एक के बाद एक कई सारे मामले उठ रहे हैं जिससे ठाकरे सरकार की दिक्कतें बढ़ रही हैं, और ये भी पता चलता है कि ठाकरे सरकार का काम करने का तरीका शायद सही नहीं है. तो आज का शो मिस्टर ठाकरे पे फोकस करता है, क्योंकि उनके सरकार यानी एमबीए सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसके पार्टनर्स शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी हैं, और तीनों ही दिक्कत में हैं. ठाकरे सरकार की पार्टियां दिक्कत में हैं, ये सरकार दिक्कत में है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी चीजें ऐसे हो रही हैं जो पॉजिटिव नहीं कही जा सकती. भले ही वो नवाब मलिक को लेकर हो, या फिर आज का जो इनकम टैक्स रेड है शिवसेना के कॉर्पोरेटर के खिलाफ, क्योंकि आज इनकम टैक्स ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना के पावरफुल corporatum, he's the money monetarily very strong, is said to be a fund manager for the शिवसेना, उनके घर को रेड किया है इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने. तो मिस्टर नवाब मलिक की बारी अगर परसों थी, तो फिर आज बारी शिवसेना के कॉर्पोरेटर की, और शिवसेना के कॉर्पोरेटर के यहां इनकम टैक्स ने भी दस्तक दिया और उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी दस्तक दिया. तो फिर पहले नवाब मलिक, फिर ये शिवसेना के कॉर्पोरेटर, और अगर इतना काफी नहीं था तो फिर परमबीर सिंह के मामले में भी ठाकरे सरकार को जबरदस्त झटका लगा है. तो इन तीनों ही चीजों को लेकर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सारी परेशानी के बावजूद जो ठाकरे गवर्नमेंट है, या शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार है, उसका रवैया डिफाइंट है. इस वक्त दो सरकारें हैं इस देश में, एक ममता बनर्जी की सरकार और दूसरी उद्धव ठाकरे की सरकार. ये दोनों लगभग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं. ये दोनों के दोनों डिफाइंट हैं, दोनों के दोनों को दिक्कत है केंद्र सरकार से, बीजेपी से. उनको लगता है सारी परेशानी इसलिए खड़ी की जा रही है क्योंकि किसी भी सूरत में बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी हट जाए और बीजेपी चाहती है कि मिस्टर उद्धव ठाकरे हट जाए. तो जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ममता बनर्जी ने अडॉप्ट किया है, वही स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट वर्चुअल रिपीट कर रही है, वही उसी चीज को रेप्लिकेट कर रही है. और जो स्टेटमेंट्स उनके लीडर्स दे रहे हैं, उससे भी ये पता चलता है कि दीदी का खासा इंपैक्ट इस गवर्नमेंट पे है. शायद इस गवर्नमेंट को जो लोग चला रहे हैं वो दीदी को कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर दीदी उनको एडवाइस कर रही हैं, क्योंकि दोनों के काम करने के पैटर्न में एक जैसा कुछ दिखता है. सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट द ठाकरे गवर्नमेंट इज सेइंग. उनका क्या अप्रोच है इन तीनों ही कंट्रोवर्सी पर. चार शख्स, अपार्ट फ्रॉम उद्धव ठाकरे, यू विल फाइंड 4 मोर कैरेक्टर्स इन दिस पिक्चर. सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे खुद हैं, जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त, शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के बेटे, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे. दूसरी तस्वीर उनके सीनियर मिनिस्टर, एनसीपी लीडर मिस्टर नवाब मलिक की है, जो कि इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कस्टडी में है. परसों उनको गिरफ्तार किया था और तब से वो कस्टडी में है, और आज खासा ड्रामा भी हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा. तीसरे शख्स नीचे परमबीर सिंह है. वो खुश नजर आ रहे हैं तस्वीर में, और खुश होने की वजह भी है. ये तस्वीर भले ही पुरानी है जिसमें बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो खबर है वो खबर भी इनके लिए खुशी की है और सरकार के लिए गम की है. मिस्टर अनिल देशमुख, जो इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस में जेल में है, उनकी परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि परमबीर सिंह के केस में जो कुछ अच्छी खबर है उसका सीधा इंपैक्ट उन पर होता है, क्योंकि उन्होंने ही शिकायत की है, और वो सॉर्ट ऑफ उनके लिए सेटबैक है. जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो शिवसेना के कॉर्पोरेटर हैं, जिनके यहां आज रेड हुआ है. ये बहुत दिन बाद पहली बार है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स ने शिवसेना के किसी पावरफुल नेता को छुआ है. भले ही ये कॉर्पोरेटर हैं,
लेकिन ये काफी पैसों का रसूख रखते हैं. He is considered to be a money manager and is very powerful in the circle of शिव सैनिक. So शिवसेना में ये खासे इंपॉर्टेंट आदमी है और इनके घर पर आज इनकम टैक्स ने बाकायदा रेड किया और नतीजा ये कि शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है. तो क्या अप्रोच है शिवसेना महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का, उद्धव ठाकरे सरकार का, पहले वो बताया था. तो पहले तो ये कि ये तीनों ही जो केस के बारे में बात कर रहा हूं, तीनों ही इंस्टेंस को लेकर उनका कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज उनके खिलाफ विच हंट कैरी आउट कर रही हैं, यानी उनके खिलाफ एक साजिश के तहत काम कर रही हैं. बीजेपी उनसे बदला ले रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, उनकी सरकार बन गई और इस फ्रस्ट्रेशन से बीजेपी हमसे बदला ले रही है. बीजेपी सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रही है जो डिसेंट कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं. जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बीजेपी कर रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो या ना हो. कोई भी जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी उसके खिलाफ एक्शन ले रही है. दिस इज व्हाट द एमवीए लीडर्स आर सेइंग. बीजेपी इज डिस्टर्बिंग द ठाकरे गवर्नमेंट बिकॉज इट वांट्स टू गेन पावर इन महाराष्ट्र. सो उनके मुताबिक मिस्टर ठाकरे की सरकार को अगर डिस्टर्ब किया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि बीजेपी जल्द से जल्द अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाना चाहती है. उनका एक आरोप यह भी है कि बीजेपी जानबूझकर डेलिबरेटली मुस्लिम लीडर्स को सिंगल आउट कर रही है और मुस्लिम लीडर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है बिकॉज ऑफ मिस्टर नवाब मलिक अरेस्ट. ये बात एमबीए के लीडर्स कह रहे हैं. एमबीए लीडर्स कंप्लीटली डिफाइंड है. उनको नहीं लगता कि कुछ भी गलत किसी ने भी किया है, चाहे वो शिवसेना के कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो या फिर नवाब मलिक हो. उनको, इनके लोगों के मुताबिक सब लोग दूध के धुले हुए हैं और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ विच हंट है, सिर्फ बदले की भावना से काम करने का नतीजा है, वरना इन सब की कमीज बिल्कुल सफेद है. और अगर बीजेपी चाहती है कि मिस्टर नवाब मलिक रिजाइन करें तो एमपीए ने यह भी क्लियर कर दिया है कि मिस्टर नवाब मलिक के रिजाइन करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है. तो ये तो अप्रोच है एमपीए सरकार. लेकिन लेट्स नाउ गो थ्रू द डेवलपमेंट्स कि आखिर डेवलपमेंट क्या हुए हैं जिसके कारण मैं ये शो कर रहा हूं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैन हु इज इन न्यूज, यानी मिस्टर नवाब मलिक. मिस्टर नवाब मलिक इस वक्त सबसे ज्यादा न्यूज में है. सो द थर्ड पर्सन टू टॉक अबाउट इज मिस्टर नवाब मलिक. और आज तो नवाब मलिक को लेकर बहुत सारी न्यूज. मिस्टर नवाब मलिक इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है और 3 तारीख तक कस्टडी में रहेंगे. लेकिन आज मिस्टर नवाब मलिक की तबीयत अचानक खराब हो गई. क्यों? उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया और उनको वहीं पर एडमिट कर दिया गया जेजे हॉस्पिटल में, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है. अब ऐसा कैसे होता है कि जब तक आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्वेश्चनिंग में नहीं जाते हैं, जब तक आपके यहाँ रेड नहीं होता है, जब तक आपके अरेस्ट नहीं होती है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है. जैसे ही क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चनिंग स्टार्ट करती है, आपकी तबीयत गड़बड़ हो जाती है. कल तक तो आप स्टेटमेंट भी दे रहे थे, कल तक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, कल तक तो आपने आंधी तूफान मचाया हुआ था, कल तक तो आप मिनिस्ट्री भी संभाल रहे थे, तबीयत दुरुस्त थी. आपने कहा मेडिसिन चाहिए, कोर्ट ने कहा लीजिए. आपने कहा घर का खाना चाहिए, कोर्ट ने कहा लीजिए. कपड़े भी आप अच्छे ही पहन रहे हैं क्योंकि आप आज भी निकले तो आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के निकले. तो यानी आपको सारी सहूलियत दी जा रही है. लेकिन आज आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए और उसके बाद आपकी तबीयत हो गई खराब और उसके बाद आपको हॉस्पिटल यानी जेजे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया. अब ये जेन्युइन है या फिर ये ड्रामा है इन इंट्रोगेशन से बचने का, वी डोंट नो. बट ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब भी किसी नेता को कोई भी अरेस्ट करता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तबीयत खराब हो जाती है. एनीवे, सो पहली बात तो यह कि मिस्टर नवाब मलिक को आज इंट्रोगेशन के दौरान यानी क्वेश्चनिंग के दौरान दिक्कत हुई थी और उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया और उनकी तबीयत गड़बड़ होने के कारण उनको जेजे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया. अब उनको डिस्चार्ज किया गया है नहीं किया गया, वी डोंट नो, बट ही वाज एडमिटेड. दैट इज डेवलपमेंट नंबर 1. देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट. नंबर 2, बीजेपी भी बहुत कुछ कर रही है, वो बाद में बताऊंगा. लेकिन मिस्टर नवाब मलिक के जो भाई हैं कप्तान मलिक,
पूरी पूरी नवाब मलिक की फैमिली इस वक्त सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो जमीन खरीदी गई है वो कुछ जमीन मिस्टर नवाब मलिक के फैमिली के नाम पे खरीदी गई है, कुछ उनकी कंपनी के नाम पे खरीदी गई है। तो जो लोग उनकी फैमिली एसेट में के हिस्से के बेनिफिशियरी हैं ट्रांजैक्शंस के, उन वो भी सवालों के घेरे में है। जो कंपनी के कर्ता धर्ता है, मिस्टर नवाब मलिक की जो कंपनी है वो भी सवालों के घेरे में है। जो लोग मिस्टर नवाब मलिक का फाइनेंस हैंडल करते हैं वो भी सवालों के घेरे में है। आज जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है वो गए नहीं है, लेकिन समन किया है वो है मिस्टर नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक। नवाब मलिक पहले अरेस्ट हो गए, अब कप्तान मलिक को समन भेजा गया है कि आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अब कप्तान मलिक जाएंगे नहीं जाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन आज उनको समन किया गया। क्यों? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि मिस्टर नवाब मलिक के सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में मिस्टर कप्तान मलिक को मालूम है, नंबर वन। और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मिस्टर नवाब मलिक ने कप्तान मलिक के नाम पे किया होगा या किया है। तो मिस्टर नवाब मलिक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर, खास करके उनका जो लिंक है डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के साथ, उसको लेकर मिस्टर नवाब मलिक तो सवाल के घेरे में है ही, अब कप्तान मलिक भी सवालों के घेरे में है। उनकी भी क्वेश्चनिंग होनी है कि आखिर डी कंपनी से कितना पैसा आया, कहां गया, किससे आपने डील किया, क्या आपको मालूम था कि वो डी कंपनी के मेंबर्स हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चन कप्तान मलिक से भी पूछना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और इसलिए उनको समन दिया गया। दूसरा समन है जो मिस्टर नवाब मलिक की फैमिली को दिया जा रहा है अभी फिलहाल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो दिया है। आज नवाब मलिक की बहन जो है सईदा खान, डॉक्टर सईदा खान, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची थी मिस्टर नवाब मलिक से मिलने, और उनकी मुलाकात शायद 2 मिनट वहां पर हुई लिफ्ट में या कहीं पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर नवाब मलिक को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो मुस्लिम लीडर हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर वो मुस्लिम लीडर नहीं होते तो उनको टारगेट नहीं किया जाता। ये बात कहीं पर भी नहीं हो रही कि मिस्टर नवाब मलिक ने वो जमीन खरीदी है टेरर एक्यूज से या नहीं खरीदी है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा है। भाई बेसिक क्वेश्चन तो ये है ना कि जो टेरर फंडिंग हुई है, अगर हुई है तो, या टेरर फंडिंग के जरिए जो कुछ भी मुंबई में किया गया सीरियल ब्लास्ट, उसमें अगर कोई एक्यूज था जिसको कोर्ट ने गलत मान लिया, उसको उम्र कैद की सजा मिल गई, क्या उससे जमीन मिस्टर नवाब मलिक ने खरीदी या नहीं खरीदी? यही बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन इस पर कोई नहीं बोल। क्या बोल रहे हैं? उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान नेता है। भाई मुस्लिम का इससे क्या लेना देना है? आप अगर बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट में कोई एक्यूज है, उससे आप क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? आप उससे जमीन का लेन देन क्यों कर रहे हैं? आप जमीन खरीदी क्यों रहे हैं? इतना बवाली खड़ा नहीं होता अगर आपने वो जमीन नहीं खरीदी होती। 5 जमीन कहा जा रहा है, 5 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो इस तरह के डाउटफुल लोगों से खरीदी हैं मिस्टर नवाब मलिक ने, या उनकी फैमिली ने, या उनकी कंपनी ने। तो ऐसे ट्रांजैक्शन किए क्यों हैं आपने जो सवालों के घेरे में? तो आज उनकी बहन जब मिलने गई तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या कहा कि मिस्टर नवाब मलिक मेरा भाई जो है बिल्कुल ठीक है, उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है, इसीलिए उसको सजा दी जा रही है, क्योंकि वो मुसलमान है और मुसलमान का नेता है और बोलता है, इसीलिए उसके पीछे पड़ गए। तो बात तो कहीं और ही चली गई, यानी बात को कहीं और ले जाने की कोशिश कर दी। बात तो थी टेरर फंडिंग की दाऊद इब्राहिम की, क्या वो पैसे से कोई जमीन खरीदी गई, या और वो जमीन उसके बाद क्या इनके पास पहुंची, जो कि सरकार के पास पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सजा, और उनको परेशान इसलिए किया जा रहा है, उनको अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक मुसलमान नेता है। अब इसका मुसलमान होने से क्या लेना था? क्या अनिल देशमुख मुसलमान है? नहीं। क्या यशवंत जाधव मुसलमान है? नहीं। तो फिर अगर आपको अपने भाई की दर्द है तो आपने क्यों नहीं कहा कि ये सरकार जो है वो हिंदू नेताओं को परेशान कर रही है? क्यों? क्योंकि मिस्टर नवाब मलिक तो एक मुस्लिम है, लेकिन यशवंत जाधव भी हिंदू है और अनिल देशमुख भी हिंदू है, तो 2 हिंदुओं को परेशान कर दिया। तो आपने 2 नहीं कहा, आपने तो एक उठा लिया कि मेरे भाई क्योंकि मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो वो दोनों कौन है? क्या वो भी मुसलमान है? नहीं। तो क्यों धर्म की बात होती है? क्यों इसको रिलीजियस कलर देकर कहीं की बात कहीं ले जाई जाती है? ये पॉलिटिक्स नहीं है, इस तरह से आप पॉलिटिक्स नहीं करते। फिर पब्लिक समझती है कि क्या कर रहे हैं।
Anyway, so that's what she said. बीजेपी का कहना है कि अगर मिस्टर नवाब मलिक ने रिजाइन नहीं किया या मिस्टर उद्धव ठाकरे ने मिस्टर नवाब मलिक को नहीं हटाया तो फिर हम स्टेट वाइड एजिटेशन करेंगे। आज लगभग हर पार्टी जमीन पे उतरी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। शिवसेना भी बीजेपी के खिलाफ, एनसीपी मिस्टर नवाब मलिक के अरेस्ट के खिलाफ, शिवसेना यशवंत जाधव के रेड के कारण वो सड़क पर उतरी हुई थी, एनसीपी मिस्टर नवाब मलिक के अरेस्ट के खिलाफ उतरी हुई थी, कांग्रेस एनसीपी के सपोर्ट में उतरी हुई थी यानी मिस्टर नवाब मलिक के सपोर्ट में, बीजेपी भी सड़क पर उतरी हुई थी। क्यों? क्योंकि मिस्टर नवाब मलिक रिजाइन नहीं कर रहे, इसलिए बीजेपी सड़क पर उतरी हुई थी कि उनको अरेस्ट किया गया है, उनके अगेंस्ट में सीरियस चार्जेस है, ही शुड बी सैक्ड। बट गवर्नमेंट सेज नो, द एलिगेशंस आर रॉन्ग, वी विल नॉट रिमूव हिम। आपको याद होगा जब वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी को समन किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने समन किया था, तो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी में आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों? डिफाइंस। क्या कर लोगे आप? महाराष्ट्र सरकार भी वही तय कर रही है, वो भी डिफाइंट होना चाहते हैं कि हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानते कुछ भी गलत है, नहीं करेंगे रिजाइन। शिवसेना तृणमूल कांग्रेस नहीं है, शिवसेना शिवसेना है और शिवसेना को आज या कल पॉलिटिकली बीजेपी की जरूरत पड़ सकती है, शायद तृणमूल कांग्रेस को नहीं पड़े। और यह बात शिवसेना इस वक्त भूल रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, यही लोग कहते हैं। और जर्नलिस्टों को बताया जाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट फोज इन पॉलिटिक्स। कल के दुश्मन आज दोस्त होते हैं, आज के दोस्त कल दुश्मन होते हैं। अगर ये बात सही है तो कल दोबारा बीजेपी आपकी दोस्त हो सकती है। तो आप वो एग्जाम्पल मत सेट कीजिए जिससे आप अपने रास्ते बंद कर रहे हो। इलेक्शंस तो बार बार आएंगे, सरकारें तो बार बार बनेंगी, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स उसका क्या होगा? क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, आपकी पूरी हिस्ट्री हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। अगर बीजेपी से ज्यादा हार्ड लाइनर हिंदुत्व पार्टी कोई इस देश में है तो वो है शिवसेना, वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी हार्डलाइन हिंदू पार्टी नहीं है, शिवसेना हार्डलाइन हिंदू पार्टी है। लेकिन आज शिवसेना सेक्युलर बनने की कोशिश कर रही। क्यों? क्योंकि उसको सत्ता में रहना है। कल हालात बदल जाएंगे। तो ये जो ममता बनर्जी कर रही है वो केवल ममता बनर्जी ही कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स अलग है, वो अपने स्टेट की पॉलिटिक्स किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स से बेहतर समझती हैं। उनको मालूम है कि मुझे करने से पॉलिटिकली क्या फायदा होगा। आप खुद सोच लीजिए, एज अ शिवसेना ये करने से, डिफाइंड अप्रोच लेने से क्या आपको फायदा होगा? क्या आप कांग्रेस और एनसीपी पे सारे अपने पैसे लगा लें? कहते हैं ना, यू पुट योर ऑल मनी इन वन बास्केट। तो इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन द बास्केट ऑफ एनसीपी एंड कांग्रेस, आर दे योर नेचुरल एलाइज? I don't know. So Miss Mamta Banerjee, what she is doing in West Bengal, that Mr. Uddhav Thackeray cannot replicate in Maharashtra. दोनों स्टेट अलग हैं, दोनों के पॉलिटिकल बिहेवियर अलग है, दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज अलग हैं। वेस्ट बंगाल में सिर्फ दो पार्टियां सर्वाइव कर रही हैं आज के डेट में, एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। महाराष्ट्र में चार पार्टियां सर्वाइव कर रही हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी। दोनों की पॉलिटिक्स ही अलग है। लेकिन पार्टी कह रही है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। अब बीजेपी सड़क पे उतरी हुई है, अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो कल से हम पूरे स्टेट में हंगामा मचाएंगे, क्योंकि मिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ सीरियस एलिगेशन है टू हैव सर्टेन लिंक्स विद अंडरवर्ल्ड। ऐसे में अगर उनको नहीं हटाया जाएगा तो फिर किसको हटाया जाएगा? सो बीजेपी सड़क पे उतर रही है क्योंकि वो चाहती है कि मिस्टर नवाब मलिक को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर उद्धव ठाकरे और उनकी गवर्नमेंट का कहना है मिस्टर नवाब मलिक को हटाने का कोई रीजन नहीं है। There are certain statements being made which are important for me to point out, because Shiv Sena, Congress and NCP are crying foul. They are constantly saying ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारे साथ विछंट हो रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, लगातार के। तो जो संजय राउत है, स्पोक्सपर्सन है ना संजय राउत शिवसेना के, उन्होंने
नवाब मलिक के अरेस्ट के बारे में आज फिर से स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली वही जो आदित्य ठाकरे ने एक इलेक्शन रैली में यूपी में बोली थी, लेकिन आज संजय राउत ने बोली है। पहले वो बताता हूं, बाद में बताऊंगा क्या मिस्टर आदित्य ठाकरे ने बोला था। 5 मिनट और है मेरा नरेशन, उसके बाद आई विल ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट, सो यू कैन कम एंड बी पार्ट ऑफ दैट after 5 minutes. So I'll share the link right now so that all of you have it. You can try and stay connected. And once this narration is over, then I shall be opening the platform for all of you to come and speak. 5 minutes more. So Mr. Sanjay Raut is saying this is very disgusting politics. When you lose elections, central agencies and governor house are being misused in the country. मैंने कहा ना, महाराष्ट्र की पार्टियां, महाराष्ट्र के लीडर, MVA गवर्नमेंट, ये ममता दीदी के राह पे चल दी है। ये ममता दीदी से इंस्पायर्ड हो रही है, ये वेस्ट बंगाल से इंस्पिरेशन ले रही है। उसका एग्जाम्पल है ये स्टेटमेंट। मिस्टर संजय राउत का स्टेटमेंट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस महाराष्ट्र में राजनीति नहीं कर रही है। आप अगर इतना किसी का प्रमोशन करेंगे तो कल ममता दीदी वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र भी पहुंचेंगी। आप खुद सोचिए, आपके खिलाफ एक और पार्टी खड़ी होगी, वो है तृणमूल कांग्रेस। जब गोवा में खड़ी कर सकती हैं कैंडिडेट ममता बनर्जी, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं खड़ी करेंगी? और उनकी पब्लिसिटी कौन कर रहा है? आप, शिवसेना। तो उनको तो फ्री में उनकी पब्लिसिटी हो रही है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो वर्चुअली वही है जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ममता बनर्जी का है। तो आप क्या कह रहे हैं? संजय राउत कह रहे हैं when you lose elections, central agencies and governor house are being misused in the country. Look at what is happening in West Bengal. What kind of democracy is being run in our country? किस तरह की प्रजातंत्र हमारे देश में चल रही है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं, वो और गवर्नर हाउस का इस्तेमाल सरकारों के खिलाफ किया जा रहा है। देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। कोई शक कि वो कहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, मैंने कहा ना, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सब के सब चिल्ला रहे हैं कि सब गलत हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हो सकता है एक बार 5 स्टेट के इलेक्शन हो जाएं तो ये सेंट्रल एजेंसी जो है मेरे घर पे दरवाजे पे दस्तक दे दे। आपने कुछ गलत किया ही नहीं है मिस्टर बघेल, तो आपके घर पे क्यों दस्तक दे देंगे? अगर किया होगा तब तो हो सकता है दस्तक दे भी दे, लेकिन अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट उन्होंने बोली, उन्होंने कहा है दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट डिसेंट, सो दे रिसोर्ट टू इंस्टीट्यूशंस लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड इनकम टैक्स। आफ्टर द ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शंस इन 5 states, ED and IT will come to छत्तीसगढ़ if required। यानी बीजेपी को ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं है, उनके खिलाफ कोई बोले ये बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो रेफर कर रहे थे मिस्टर नवाब मलिक के स्टेटमेंट, नवाब मलिक के अरेस्ट और यशवंत यादव के इनकम टैक्स रेड का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है उन लोगों से जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर वो इस्तेमाल करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और IT, इनकम टैक्स और CBI जैसे एजेंसीज का। इलेक्शंस एक बार असेंबली के खत्म हो गए तो हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो वो छत्तीसगढ़ भी पहुंच सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा था यूपी में कि इट इज वेरी डिस्गस्टिंग पॉलिटिक्स इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री राइट नाउ, वी विल हैव टू फाइट इट टुगेदर। हमको एक साथ इस तरह की राजनीति के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। संजय राउत ने जो कहा, मैं एक बार आपको फिर से उस स्टेटमेंट पे ले आता। संजय राउत ने कहा कि वंस यू लूज इलेक्शंस, तब आप ऐसी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। संजय राउत इस बात को भूल गए कि महाराष्ट्र का पिछला इलेक्शन का रिजल्ट क्या है। पिछला इलेक्शन का रिजल्ट महाराष्ट्र का हंग असेंबली है, जिसमें सबसे ज्यादा 100 या 103 सीटें, 100 से ज्यादा टू बी प्रिसाइज 103 सीटें बीजेपी को मिली। उसके बाद आपने बीजेपी के अलायंस में इलेक्शन लड़ा था और आपको लगभग 60 सीटें मिली, क्योंकि आप अलायंस में लड़े थे। उनके साथ अलायंस का फायदा आपको मिला और आपने उनका साथ छोड़ा। एनसीपी के पास या आपके पास कुछ
if I'm not wrong, I think NCP was the second largest party. उसके बाद शिवसेना एंड कांग्रेस, और अदरवाइज शिवसेना शायद 60 सीटें और एनसीपी 30-35 सीटें और कांग्रेस 30-35 सीटें. बट जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक एनसीपी इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, देन शिवसेना एंड देन Congress. It could be the other way around also. So I'm not committing on the exact numbers of शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस. दैट यू कैन फिगर आउट एग्जैक्ट क्या नंबर्स थे. लेकिन इन तीनों के पास बीजेपी से बहुत कम नंबर्स थे. अगर इलेक्शन का मैंडेट की बात करेंगे तो इलेक्शन तो आपने एज ए अलायंस लड़ा था बीजेपी और शिवसेना ने, और वो था मैंडेट, और मैंडेट आप दोनों को एक साथ मिला था. लेकिन आपने उस मैंडेट को तोड़ा और पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस के जरिए आपने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर बनना. ये हकीकत है. जो भी अजीत पवार का ड्रामा हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद कोई एमएलए नहीं आया और गवर्नमेंट गिर गई एक दिन के भीतर, वो सब छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए. वो सब ड्रामा सबको पता है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी. लेकिन अगर मैंडेट की बात हो रही है तो मैंडेट क्या आपके पास था? नहीं. क्या मैंडेट एनसीपी के पास था? नहीं. क्या मैंडेट कांग्रेस के पास था? नहीं. क्या मैंडेट बीजेपी के पास था? नहीं. बीजेपी ने ट्राई किया, गिर गई, आप तीनों ने मिलकर बना लिया. लेकिन मैंडेट दिया किसको था पब्लिक में? मैंडेट तो उस कॉम्बिनेशन को दिया था जिस कॉम्बिनेशन ने एक साथ इलेक्शन लड़ा था. और वो कौन सी कॉम्बिनेशन थी जिसने इलेक्शन लड़ा था एक साथ? बीजेपी शिवसेना एक तरफ, एनसीपी कांग्रेस एक तरफ. एनसीपी कांग्रेस को आपसे आधी सीटें भी नहीं मिली और आपको और बीजेपी को मेजॉरिटी सीटें मिली. तो मैंडेट मिला किसको था? आप दोनों को. आपने उस मैंडेट को तोड़ा. दैट्स द रियलिटी. सो इफ यू से अबाउट लूजिंग इलेक्शंस, नो वन कैन से एनीवन लॉस्ट इलेक्शन और एनीवन वन इलेक्शन. ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसका नतीजा है कि आज मिस्टर उद्धव ठाकरे इज द चीफ मिनिस्टर एंड देवेंद्र फडणवीस इज नॉट, बिकॉज मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कुड नॉट गेट द नंबर्स. You got the numbers because Congress and NCP supported you. That is the real story of Maharashtra. So that's all that I have in my narration. I hope that you like the show. Please give your feedback. Please do tell me what is the part that you found most interesting. What is that you did not find interesting. I think Maharashtra is evolving as a state, as a political system. And also, I think this change is necessary. इससे महाराष्ट्र का सिस्टम बेहतर ही होगा. ये इस तरह की चीजें अगर खत्म होंगी, इस तरह की चीजें जब एक्सपोज होंगी तो चीजें करेक्ट होंगी. तो अगर एलिगेशन लग रहा है एक दूसरे के खिलाफ, एक पुलिस वाला मंत्री के खिलाफ लगा रहा है, मंत्री पुलिस वाले के बारे में बोल रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के बोल रही है, इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा. क्योंकि सिस्टम का क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टम का साफ होना बहुत जरूरी है. और सिस्टम साफ तभी होगा जब सिस्टम की खराबियां सामने आएंगी. आज पब्लिक को बहुत कुछ पता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है. वो इसलिए क्योंकि सिस्टम के अंदर के लोग ही बोल रहे हैं, और दिस इज अ वेरी गुड थिंग. सो महाराष्ट्र इन लॉन्ग टर्म, एज फार एज पीपल आर कंसर्न, उसको इस फेज से फायदा होने वाला है, भले ही पॉलिटिकली इन पार्टियों को हो या ना. दैट्स ऑल आई हैव इन माय नरेशन. आई वुड want all of you to please do share the video, because if you share the video then it goes to many more people. I want the video to reach to others also who are not there right now. Maybe they're busy, but please do share the video. You are the only source that who can take my voice to many more people. Do give your feedback.